क्या पढ़ना है बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कोई बता पाएगा क्या इसका मतलब होता है? एनी ऑफ यू? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? कोई? एनीबडी एल्स? व्हाट इज द मीन ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच चेंजेस आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दे आर सेड टू बी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर स्थान के बाद, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो पीरियड हो, चेंज होता रहता है, उसी को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 3 4 5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। द प्रॉपर्टीज which change after fixed interval of time, after fixed interval of time, कहाँ इंटरवल? पीरियोडिक टेबल में। द प्रॉपर्टीज which change after fixed interval of time are called, क्या बोलेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज are called periodic properties। क्या होंगी? These properties are said to be number 1, एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियल पोटेंशियल। तीसरी प्रॉपर्टी होगी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक और लिख लें, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या बिहेवियर। ये 5 चीजें हमको पढ़नी है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है। ये तो बहुत आसान है, 5वां वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। तो चलिए इस पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम। तो पहला टॉपिक होगा बच्चों एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ये जहां रेडियस टर्म लिखा है, इस रेडियस की जगह पे कहीं कहीं रेडियाई भी लिखा होता है, तो डोंट गेट परेशान। रेडियाई मतलब बहुत सारे एटम की जब बात करेंगे तो उसकी रेडियस को हम रेडियाई कहते हैं। रेडियस इज द सिंगुलर और रेडियाई इज द प्लूरल। तो अब देखो बच्चों, अगर हम रेडियस की बात करें, अभी तक आपको ये पता है कि जो एटम होता है वो कैसा होता है। अभी तक आप ये जानते हो कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और इसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, आपको यही पता है। तो सिंस अगर हम इस एटम की बात करें तो एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हमको एटॉमिक साइज देखना हो तो यहां से
इस आउटर सेल के बीच की दूरी को कह लेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज। ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको पता है कि एटम स्फेरिकल नेचर का होता है। लेकिन बेटा आप जरा गौर से सुनो, आप बड़े हो रहे हो, जब बड़े हो रहे हो तो आपको ये पता है कि ये जो एटम है ना, ये एटम में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक द वेव। आगे आपको पढ़ाया जाएगा या नाइन्थ में सर ने आपको पढ़ाया होगा, मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक द वेव। तो अगर वेव की तरह ऐसे ऐसे चल रहे हैं बच्चा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बाउंड्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग, विच आर रिवॉल्विंग इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। समझने की कोशिश करो। तो जब आपको ये बाउंड्री पता ही नहीं है, तब आपको उसको बाउंड्री का पता करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो देन ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डेड स्टेट वी कैन क्लासिफाई दिस एटॉमिक साइज इनटू द फॉलोइंग कितने पार्ट्स, और दीज पार्ट्स कैन बी सेड टू बी एज, जैसे हम इसको बोलेंगे कोवैलेंट, कोवैलेंट रेडियस या कोवैलेंट रेडियाई। नंबर बी वांडर वाल। अभी लिखना नहीं बेटा, किसी को नहीं लिखना है। वांडर वाल्स रेडियाई। नंबर सी मेटेलिक रेडियाई। नंबर डी, नंबर डी आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ये जरा ध्यान से सीखना। ये एटॉमिक रेडियस को अब हम चार पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, कोवैलेंट रेडियाई, वांडरवाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। अगर ये सब चीजें नहीं होती, हमको खाली यही पता होता कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप, तो अगर एटम इज द स्फेरिकल इन द शेप, तो यहां से यहां के बीच की दूरी, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज द साइज या रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। लेकिन जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सॉरी दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट सेल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक द वेव नेचर। तो जब वेव नेचर होगा तो उसकी बाउंड्री आप नहीं पता कर पाओगे, ऐसे 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 नाचेगा, वेव्स के फॉर्म में नाचेगा। तो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग स्टेट या इंट्रैक्शन स्टेट हमें कह सकते हैं एटॉमिक साइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो चलो जरा कुछ लिखो, मैं बोलता हूं। लिखो पहले ऊपर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जो मैं बोलूंगा वो लिखना है, ये सब मैंने लिखना है। देखो एटॉमिक रेडियस का लिखो डेफिनेशन। बोलूं मैं? मेटल यस सर। एट, ओके लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन, द हटा दो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, center of the nucleus to the outermost cell of an atom नीचे लिखेंगे बट ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन
it is very difficult to find the boundary of valence electron. So on the basis of bonded state, atomic radius can be classified as, अब ये चारों पॉइंट लिखिए। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट रेडियस। एक कोवैलेंट रेडियस क्या करता है, अगर हम किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में ही कोवैलेंट रेडियस हमको दिखाई देगा। कोवैलेंट का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स, आपको पता है मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट के फॉर्म में होते हैं। आप अगर कोवैलेंट के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास, अभी लिखना, सपोज कर लो बच्चों H2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, ये है H एटम हो गया और इनकी शेयरिंग ऐसे होती है, तो ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसके कारण सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है बच्चों। तो अब इसको अगर हम ये देखें कि इसकी साइज क्या होगी, तो इसकी साइज यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का जो पार्ट होगा, हम ऐसे कह सकते हैं आधा पार्ट जो होगा वही उसकी कोवैलेंट रेडियाई कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसके आधे पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, इसके आधे पार्ट को ही हम, इसका सेंटर था, समझ लेना तभी आगे लिखना, नहीं समझ में आएगा तो मत लिखना। देखो बेटा, ये किसके लिए था, ये कौन सा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवैलेंटली क्या है, बंधे हुए हैं। तो अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये देखो यहां से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो नापा गया, तो क्या हो गया, दिस इज फाउंड, अगर हम इसको क्या मान लें, न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, और इसको मान लें न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये पाया गया 0.74 एंगस्ट्रॉम। ये कहां से कहां तक, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देयरफॉर जो कोवैलेंट रेडियाई होगा, कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के कोवैलेंट रेडियस की बात करें तो दिस विल इक्वल टू 0.74 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.37, और एक इसमें आ रहा है एंगस्ट्रॉम। दूसरा एग्जांपल अगर मान लो लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल आपने ले लिया, आपने ले लिया बच्चों सेकंड पॉइंट, ये पहला था, सेकंड पॉइंट आपने लिया Cl2। Cl2 में क्या करेंगे, ये देखिए ये क्लोरीन आइटम हो गया, ये क्लोरीन आइटम हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जानते हो कितना होता है, ये होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। यहां से यहां के बीच की जो दूरी हो गई वो 1.98 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो देयरफॉर यहां से क्या लिखेंगे, यहाँ खत्म हो गया बेटा, ये ऊपर वाले के लिए था, हाइड्रोजन के लिए। देयरफॉर कोवैलेंट रेडियस ऑफ Cl कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1.98, और जब इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट रेडियस हो गया। कोवैलेंट मॉलिक्यूल, गौर से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में
किन्हीं दो एटम्स के बीच के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उनके जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस हैं उन दोनों के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द पार्ट। तो अगर डिस्टेंस क्या कहेंगे तो कहेंगे 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बॉन्डेड, कोवैलेंटली बॉन्डेड। अंडरस्टूड और नॉट? तो कोवैलेंट रेडियस का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो कह सकते हैं इट इज हाफ ऑफ द distance between the center of the nucleus of two atoms which are covalently bonded. Would you like to write the definition? या लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली आप इसका क्या जाने, फार्मूला जाने कि व्हाट शुड बी द फार्मूला। सेकंड पॉइंट क्या था, किसी को याद है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं, अरे बेटा कहाँ चले गए? वैन डर वाल्स। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी तो रेडियाई ही चल रही है, वंडर वाल रेडियाई। वंडर वाल रेडियस बच्चों, as you know that is it is generally for inert gas। किसके लिए होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है, सपोज कर लिए किसी कंटेनर में या इसी रूम में आपने इनर्ट गैस रख दिया, कोई भी इनर्ट गैस भर दी, हीलियम भर दिया, नियान भर दिया, तो आपको पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे से अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ज्यादा दूरी पे होते हैं। या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनना, इनर्ट गैस या नॉन reacting molecules, नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सपोज कर लो बच्चों कि हम इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस मान लो यहां है, ये इसका सेंटर है। दूसरा जो इनर्ट गैस होगा वो क्या होगा, इससे थोड़ी सी अपेक्षाकृत दूरी पे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हीलियम एटम है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हीलियम की बात कर रहे हैं, ये हीलियम की बात कर रहे हैं। तो इनका जो क्या होगा, रेडियस होगा, वो है इन दोनों के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द पार्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां लिख सकते हैं हम वांडर वाल रेडियस इक्वल टू 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस of two non-bonded आइटम। ये पूरा एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूं, आप लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइटम्स। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, हीलियम, अभी लिखना इसको। अगर बच्चों इसकी जगह पे हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल ये हो गया, सपोज कर लो, एक देखो ये हो गया और ये हो गया। मान लीजिए आपने ये कोई एलिमेंट ले लिया और ये भी दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां के बीच की दूरी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इसी ए का ही, ए और ए मिल करके ये दोनों एक दूसरे से यहां रहेंगे, ये और ये कौन सा हो गया बच्चा, ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ध्यान दे रखना। तो जब इसके और इसके बीच की बात हो रही है तो द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, A2 मॉलिक्यूल। और ये क्या होगा, A2 मॉलिक्यूल। A2 और A2 के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इतनी दूर पे रहेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट शुड बी इट्स रेडियस। तो इस रेडियस क्या होगा, यहां लिखेंगे, पहले से देख लो, वांडर वाल रेडियस क्या हो जाएगा इसके लिए, ध्यान से देखना,
half of the distance between two neighboring atoms, ध्यान देना, half of the distance between two neighboring atoms of non-bonded molecule, ध्यान देना बेटा, ये और ये दोनों बिल्कुल नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के क्या दो नियरेस्ट एटम के बीच की दूरी का जो हाफ ऑफ द पार्ट होगा उनके सेंटर का, उसी को ही हम उसका वान डर वाल रेडियस कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, distance between two nearest atom in a molecule और डिवाइड बाय 2। ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इसमें कभी कभी होता बच्चों ना, तो अगर हम इसकी बात करते हैं डिवाइड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लें, डी मान लें, और ये कौन से एटम थे, यहां लिखेंगे ए और फिर ए, डी ए डिवाइड बाई 2। डी ए मतलब हो गया यहां से यहां के बीच की जो दूरी है उसको हम डी डिस्टेंस मान लेंगे, किसके किसके बीच में, ए और ए के बीच में। हो सकता है ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हों, अभी तो यहाँ सेम मॉलिक्यूल दिख रहा, ए और बी के बीच में बनना हो तो ए और बी के बीच में बचेगा, तो यहाँ जहां डी ए लिखे हैं आप इसको डी ए भी लिख देंगे। तो दिस इज द वान डर वाल रेडियस, दो चीजों के बीच में है। वान डर वाल रेडियस इज जनरली फाउंड इनटू द इनर्ट गैस एलिमेंट या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स which are non-reacting. So two things are there, you can write van der Waal radius inert gas या non-reacting molecules। inert gas के लिए मैंने दिखा दिया W, VW, that is distance between center of the nucleus of two non-bonded atoms, है ना, जिसे हम कहेंगे हीलियम एटम और डिवाइड बाय 2। इसको नोट करिए फिर इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए। अब नंबर 3 हम बात करेंगे, क्या था बच्चों, मेटेलिक रेडियस ना। आप मेटेलिक रेडियस किसमें देखेंगे, किसी मेटल में। मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, अगर हम मेटल्स की बात करें, देखो देखो ये सारे के सारे मेटल हैं, किसी भी मेटल को ले लोगे तो मेटल की अगर बात करेंगे तो मेटल का जो रेडियस होगा, यहां से ध्यान से देखेंगे, मान लो आपको किसी मेटल के रेडियस की बात करनी है, ये देखो, ये सपोज कर लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों इसका सेंटर हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी के हाफ ऑफ द, हाफ क्यों लेते हैं बच्चों, कि थोड़ा सा उसमें जो एवरेज लेने पे उसका जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट आए। तो मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मेटल्स। यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट की जगह देखें, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट मेटल। ठीक है, तो ये दोनों नियरेस्ट आइटम हो गए, इसके और इसमें नहीं देखना, इसमें और इसमें नहीं देखना, इसमें और इसमें नहीं देखना, कि नहीं दो नियरेस्ट जो मेटल है एक दूसरे के आसपास
उन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस है और उन डिस्टेंस का हाफ ऑफ द पार्ट इज नोन एज द मेटेलिक रेडियस। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसको बना लेंगे। वन मोर थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, यू हैव टू गिव द आंसर। हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चा, क्या पढ़ा? मेटेलिक रेडियस या वांडर वाल्स रेडियस। दूसरा क्या था? मेटेलिक रेडियस। तीसरा क्या था? कोवेलेंट रेडियस। अगर इन तीनों में कोई रिलेशन पूछे तो रिलेशन, इसीलिए मैं इसको क्या हुआ उसी क्रम में लिखा हूं। वांडरवाल रेडियस, देखो सबसे पहले कि वांडरवाल रेडियस दिखाई दे रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इसकी डिस्टेंस, इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो वांडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज दिस विल फॉलो दिस रूल। सबसे बड़ा वांडरवाल में से बड़ा मेटलिक होगा, और मेटलिक से बड़ा क्या होगा? कोवेलेंट होगा, बिकॉज यू हैव सीन दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज among the atom of the center of the nucleus। लिखो, नोट करो, मेटेलिक रेडियस। डू यू नो व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? जनरल ट्रेंड मतलब होता है कि ये ग्रुप में और पीरियड में कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड आपको बताना है कब ये बढ़ता है कब ये घटता है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, किन किन फैक्टर पे एटॉमिक साइज डिपेंड करती है। एनी आइडिया? एनी आइडिया? देखो, फैक्टर्स affecting एटॉमिक साइज, किन किन बातों पे एटॉमिक साइज डिपेंड करती है, ये आपको जानना होगा। नंबर पहला, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, इन दो चीजों पे जनरली ये डिपेंड करता है। ये जो तीन साइज की बात हमने कही है, जो तीन रेडियस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियर चार्ज, जरा ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ध्यान देंगे। नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। एटॉमिक साइज मेन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यही दो पॉइंट हैं जिसके बेस पे जनरली हम फाइंड आउट करते हैं। अगर एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो एनी ऑफ यू कैन टेल द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा न्यूक्लियस में रहने वाला चार्ज, न्यूक्लियस में रहने वाला चार्ज। न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज की बात करें कि जब हम इसको पहले समझ लो, जनरल ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या होता है, कब ये घटता है कब बढ़ता है। तो देखो बेटा, पहला, इन ग्रुप, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको ग्रुप बोलते हैं। इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाई इट इंक्रीजेस। जरा समझो, मैं इस पॉइंट को लिखूंगा फिर गैप कर दूंगा। मान लो हमने लिखा
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ऊपर से नीचे चलने पर बच्चों इसका जो साइज होगा वो बढ़ रहा है। अब आपसे पूछा जाए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, इसका 11 होता है तो 2 8 1, इसका 19 होता है, इसमें क्या होगा 2 8 8 1, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा बच्चों इसमें एक सेल था, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स भरे थे एक सेल में भरे थे, इसमें 2 सेल में भर गए, इसमें 3 सेल भर गए और इसमें 4 सेल भर गए। तो जब सेल की संख्या 1 होगी न्यूक्लियस के बाहर, छोटी साइज होगी, सेल बढ़ गया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या जब ये सेल्स बढ़ रहे हैं तो इनकी साइज नहीं बढ़ेगी? अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इट टोल्ड दैट इज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा, अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस मींस ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ सेल्स हमेशा बढ़ेगा ही। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं वैसे वैसे जनरली इसकी साइज, इसकी मतलब एटम्स की साइज क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। नंबर दूसरा, इधर देखो, इसको मिटाऊंगा। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? सेकंड पॉइंट यहां लिखता हूं। नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर साइज में क्या होगा बच्चा, यहां लिखेंगे इन पीरियड्स। पीरियड में क्या होता है? इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। देखो इसी में अब मैं यहां मेंशन करूंगा, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस बिकॉज, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज क्यों बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ये आपने देख लिया कि ये नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं दिखाया तो था, मिटा दिया क्या मैंने? नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा जब ऊपर से नीचे चलेंगे ग्रुप में, तो हमेशा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बोलो, यस या नो? Yes, sir. ठीक है। नंबर 2 कहता है इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बढ़ेगी। तो इन दोनों को पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे चलने पर हमेशा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, इसलिए साइज बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियड में इसकी साइज कम होती है। क्यों ऐसा होता है आओ देखते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है मैं समझा पाऊं। देखो मान लो यहां से लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इसको समझने की कोशिश करो। इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 and 1, इसका 2 and 2, इसका 2 and 3, इसका 2 and 4, इसका 2 and 5, इसका 2 and 6 और इसका 2 and 7। देखो बच्चों इसमें लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स देखो सब में सेम है, इसमें भी 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टॉप पॉइंट, नंबर ऑफ सेल के बेस पे आप इसको नहीं बता सकते इसकी वैल्यू कम हो रही है कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो आपको दूसरा पॉइंट दिमाग में लगाना होगा कि सेकेंड पॉइंट कहता है, इधर देखो, कि न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज। और देखते हैं न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज, किसी बीच के पॉइंट को ले लो, मान लो हमने बोरान ले लिया, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5।
तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके न्यूक्लियस में कितने होंगे? 5 प्रोटॉन, सॉरी ये 2 और 3 होगा। इसका जब हम न्यूक्लियस बनाएंगे तो 5 प्रोटॉन हो गए, और ये पहला सेल है, इस पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 और 3। समझने की कोशिश करो। और ये तो बोरान के अलावा मान लो हमने नाइट्रोजन ले लिया या ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 6 होगा। तो ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें कितने हो गए? 6 प्रोटॉन। मार दूंगा मैं इसको। ये न्यूक्लियस होगा, इसमें कितने? 8 प्रोटॉन हो गए, और इसके बाहर 2 सेल होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों, दोनों की साइज में बहुत अंतर नहीं है, मतलब इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, लेकिन इसके अंदर जो क्या है, पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज है वो कम है, और इसके अंदर चार्ज ज्यादा है। दोनों के बाहर हम बात करें, नंबर ऑफ सेल्स दोनों के बाहर सेम है, 2 है, बट इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा तो उसकी साइज जो होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी। तो अगर हम इसको लिखें तो लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस, और दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये इसकी साइज है। जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे वैसे वैसे इसकी साइज कम होगी, और ग्रुप में चलेंगे तो वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो में आंसर देना। सर एक बार समझ दोबारा समझा दो। क्या चीज, कौन सा पॉइंट? अरे सेकंड वाला ही। इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको जानना है कि जब हम उधर से इधर चल रहे हैं तो इसमें देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। यहाँ लिखा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला चार्ज। न्यूक्लियस में रहने वाला चार्ज मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसकी साइज क्या होगी? कम होगी। अंडरस्टूड? यस। चलो, तो कहां से लिखना था? फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडर वाला हो गया। एक पॉइंट ए लिखना है, दूसरा पॉइंट ए लिखना है, तीसरा ये तो समझाने के लिए था। चलो, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री में, और रूल से ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। पता है आपको एक्सेप्शंस मतलब? अगर हम बच्चों हाइड्रोजन का पोजीशन लिखें, हाइड्रोजन किस ग्रुप में है? आंसर देना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड में है ये बताओ। इवन यू कैन सी द टेबल इफ यू आर नॉट नोइंग कि किस पीरियड में आएगा। हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड में होगा, किस पीरियड का एलिमेंट है? सर पीरियड 1। Sir, period 1. बहुत अच्छा। दूसरा एक एग्जाम, दो ही एग्जाम्पल है, दो मैं बताऊंगा। फिर यहां बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड में हाइड्रोजन की बात आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोर। कहाँ गया पूरा? 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये मैं पहले लिख दिया था, और यहाँ लिख लिया नियान। और ये जो हीलियम था इसको मैं इसके पास रख दिया। 2 एक्सेप्शंस हैं, यही पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, अगर हम इस पहले पीरियड की बात करते हैं, ये पहले पीरियड का एलिमेंट हो गया और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ध्यान से देखना, जब हम किसी पीरियड में चलते हैं, जब हम किसी पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में एटॉमिक साइज बढ़ती है कि घटती है? पीरियड में एटॉमिक घटता साइज है। Sir, decrease. पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। तो जब डिक्रीज करेगा, ध्यान सुनना, डिक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन से कम होगा हीलियम। am I right? ध्यान सुनना, पहला पॉइंट एक्सेप्शंस में।
अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, कौन सा? जनरल ट्रेंड, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। जब हम हीलियम का पीरियड में कम। चलते जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज कम होती है, तो साइज कम होती है मतलब हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, या यहां लिख लो जनरल ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड क्या होगा, हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन हीलियम, ऐसा होना चाहिए, यस या नो? yes sir, यस सर। बट अब एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं बेटा, बट इट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है, हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अब इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा, वो कारण आपको अभी अभी पता चलेगा तुरंत। हाइड्रोजन कम होता है हीलियम से, अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड ये सही है, लेकिन ये गलत है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शंस। इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूं, रीजन, जो आप लिखेंगे जब एग्जाम में आएगा, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आपसे नहीं पूछना चाह रहा, आपसे वही पूछ रहा है जो एक्चुअल है, जो सही है। बट हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। आपको पता है हीलियम में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सी साइज होगी, और हाइड्रोजन में कौन सी साइज होगी। अगर आपको याद होगा तो हीलियम में मैंने बोला क्या, वांडर वाल, वांडर वाल साइज, वांडर वाल्स रेडियस की साइज हमेशा बड़ी होती है कोवैलेंट रेडियस से। आपने अगर अपनी नोटबुक में अभी भी लिखा है तो मैं वहां बताया था बेटा, देखो आप देखो इधर से, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों को देखना। मैं कोई एग्जांपल दिया था, उसमें यह था, हाइड्रोजन में कौन सा है, कोवैलेंट रेडियस, और हीलियम में क्या था बच्चों, ये वांडरवाल रेडियस। तो दोनों को आप पता करिए कि वांडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस। वांडरवाल रेडियस की वैल्यू हमेशा कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होगी, इसलिए यह इसको फॉलो नहीं करता है। तो इन दिस केस वी कैन से, देखो ध्यान से, दोनों बता दिया, अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन हीलियम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि वांडरवाल रेडियाई हमेशा कोवैलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। ये एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया? एक्सेप्शन नंबर 2। 1 नंबर हो गया। तो यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये जो ऊपर वाला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है इसको मैं लिखा हटा दे रहा हूं, आपको ये दिखाने के लिए बताया था। अब ये पहला पॉइंट हो गया, एक्सेप्शंस का पहला पॉइंट। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, पहले समझ लो फिर लिखो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो अभी मैंने लिखा था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये किस पीरियड के एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज कम होती है कि बढ़ती है? सर कम होता है। कम होती है। इसका मतलब लिथियम शुड बी ग्रेटर देन बेरिलियम, इट शुड बी ग्रेटर देन, 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 इट शुड बी ग्रेटर देन। ये ऊपर मैं लिख दिया हूं, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, बट एक्सेप्शंस के कारण ये क्या होता है, ये आपको जानना होगा। थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? lithium is greater than beryllium, is greater than boron, is greater than carbon, is greater than nitrogen, is greater than oxygen, is greater than fluorine। और बस खाली यहां से मैं मिटा दूंगा इसको, यहां लिखूंगा बट। ये क्या होता है? इज ग्रेटर देन नियॉन, ध्यान देंगे बेटा, नियॉन इज ग्रेटर देन लिथियम, बेरिलियम, बोरान। वो नियॉन यहां से यहां चल जाता है, यही आपको याद करना है। बट इट इज करेक्ट, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड ये ऐसा होता है, लेकिन फिर से बता रहा हूं,
लेकिन बच्चों इसमें से अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शंस ये हो जाता है। अब आप पूछोगे क्यों? अब ये भी थोड़ी देर पहले बताया था कि नियॉन की साइज को हम क्या बोलते हैं? वांडर वाल साइज बोलते हैं। वांडर वाल्स, दिस इज वांडर वाल साइज। और सभी साइजों में वांडर वाल की साइज सबसे बड़ी होती है। तो ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखो एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, दिस इज आपने वो लिख लिया था क्या? हाँ, जनरल ट्रेंड लिख लिया था। ये एक्सेप्शंस आपको पॉइंट लिखना है। और तीसरे पॉइंट में भी यही होगा। ये 2 हो गए बेटा। तीसरे वाले में भी आपको यही कर लेना है, इसको कर लो फिर लिखो। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, सीधे मैं एक्सेप्शंस लिख दे रहा हूं। सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, is greater than aluminium, is greater than silicon, is greater than phosphorus, is greater than chlorine, is greater than, नहीं फास्फोरस सल्फर आता है ना, फास्फोरस के बाद एस फॉर सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, लेकिन आर्गन में क्या आता है? कौन रेडियस बनता है? वांडर वाल रेडियस, इसीलिए वो सबसे पहले होता है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द एक्सेप्शंस व्हिच यू हैव टू राइट। देखो बेटा फटाक से। आयनिक रेडियस, इसका कोई डेफिनेशन है? सबसे पहले जाने कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो देन इट फॉर्म्स द आयंस। ईदर इट विल फॉर्म द कैटायंस, ईदर इट विल फॉर्म द एनायंस। ठीक है, तो अगर हमें कैटायंस और एनायंस में देखना है, तो ऑलवेज कैटायंस अगर बना लिया, कैटायन की जो साइज होती है, कैटायंस की जो साइज होती है, दैट इज ग्रेटर देन रिस्पेक्टिव एटम। इसका मतलब हो गया कि रिस्पेक्टिव एटम आपने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया, उल्टा लिख दिया मैं, ये देखो, ये हटा दो, सोडियम ले लिया, और हमने सोडियम आयन ले लिया, हमने मैग्नीशियम ले लिया, हमने मैग्नीशियम आयन ले लिया। इसके ऊपर 2 चार्ज लग गया, इसके ऊपर 1 चार्ज लग गया। तो कैटायंस की साइज हमेशा उसके रिस्पेक्टिव एटम से छोटी होती है। तो दिस इज स्मॉलर देन दिस, और दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये क्या हो गया? किसी कैटायंस के लिए। लेकिन अगर हम यहीं एनायंस की बात करें, तो होगा एनायंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिस्पेक्टिव एटम। ठीक है, अब एनायंस में और रिस्पेक्टिव, हमने रिस्पेक्टिव एटम लिया, सपोज के लिए ऑक्सीजन ले लिया, और इसका आयन क्या होगा? ये होगा। हमने पी ले लिया, हमने फॉस्फाइड आयन ले लिया 3-, हमने Cl ले लिया, और ये क्लोराइड आयन हो गया। ध्यान सुनना, एनायन की साइज हमेशा उसके रिस्पेक्टिव एटम से क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहां कुल मिला के आपको ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट इज एनायन is always greater than atom, और atom is always greater than cation। ये पॉइंट आपको लिखना है, ऊपर जितना कोई पॉइंट लिखा हूं उसको। अब ये किस पे हम डिपेंड करते हैं? रुक जाओ, यहां जहां लिखे हैं यहां लिख सकते हैं। एटम आयनिक साइज क्या होता है? साइज ऑफ आयंस। एटॉमिक साइज क्या होता है? साइज ऑफ द आयंस। साइज क्या होगा? आयंस क्या होगा? या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इसमें अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये किन किन चीजों पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई। देखो, पहला पॉइंट है, अभी तक जो पॉइंट था उसमें
वो सब भूल जाओ, ये आयनिक रेडियाई के लिए है। पहला पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट है चार्ज ऑफ आयन। नंबर थर्ड पॉइंट है Z/E रेशियो। और ये किसके लिए है बेटा? दिस इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये पॉइंट है कि किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं बताऊंगा क्या होता है, चार्ज ऑफ बैलेंस क्या होता है, Z/E रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखें, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, बढ़ता है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या आयनिक रेडियस। रोज देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज ज्यादा होगी। इस पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करो बेटा। एग्जांपल लें, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम नहीं हो रहे हैं। मान लो क्लोरीन ले लिया और यहाँ क्लोरीन आयन ले लिया, इसे क्लोराइड आयन कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 17 प्रोटॉन, इसके बाहर पहला सेल, फिर दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। पहले में 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके बीच में न्यूक्लियस है, जहां कितना हो गया 17 प्रोटॉन। बॉस देखना, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरे सेल में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड और नॉट? अब देखो दोनों में नंबर ऑफ सेल्स सेम हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें भी उसमें भी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब नंबर ऑफ सेल्स सेम हो गए तो आप पता ही नहीं कर पाओगे किसकी साइज छोटी है किसकी साइज बड़ी है। तब वहां न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में से इसमें देखो गौर से देखना, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें बेटा 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या होगा 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, इसमें 1 प्रोटॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कम है। प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो रहने वाला चार्ज है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, इस कंडीशन में न्यूक्लियस में रहने वाला चार्ज कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो देयरफॉर क्लोरीन इज ऑलवेज स्मॉलर देन क्लोराइड। क्यों होगा, यहां देखो लिखा हुआ है कि अगर आप कह रहे हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियाई। तो यही आपने देखा है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसमें कोई ना तो कम हो रहा था ना तो ज्यादा हो रहा था, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था। क्यों?
क्योंकि 17 protons are smaller in comparison to the 18 electrons. That's why effective nuclear charge is smaller. और जब effective nuclear charge कम हो जाएगा तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी. Understood?